गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है अपना उसको डिस्कस कर रहे थे। अब लेक्चर 2 या यूं कहें अपन कि केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 को अपन यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं और ये अपनी आज की हेडिंग है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अणुकता का मान समान होता है, ऐसा नॉर्मल केस में होता है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो होती है 1 और मॉलिक्युलरिटी होती है 2। जैसे अपन इस वाले एग्जांपल में देखें, ये है अपने पास इथाइल एसीटेट, इसका अपन कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवा रहे हैं अपन किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट का भाग ले रहा है, एक मॉलिक्यूल वाटर का भाग ले रहा है। सो टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे 2। इसलिए यहाँ इस अभिक्रिया में अपन बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी यानी अणुकता का मान तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अगर हम इस केमिकल रिएक्शन का रेट इक्वेशन यानी रेट एक्सप्रेशन यानी अभिक्रिया का वेग समीकरण अगर लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, आर रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट कांस्टेंट, ये अपना पास एस्टर और ये वाटर। अभी आपको इस रेट इक्वेशन को देख करके ऐसा लग सकता है कि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और पावर को सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ना। इस केमिकल रिएक्शन में वाटर को लेना पड़ता है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। तो जब इसको अपन आधिक्य में लेंगे, एक्सेस में लेंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी बताओ, अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट मानी जाएगी। तो इस केमिकल रिएक्शन का जो एक्चुअल रेट इक्वेशन है वो ये बनेगा, देखो R इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन किसकी आ रही बताओ, ओनली एस्टर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। सो द एग्जैक्ट रेट इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज R इक्वल्स टू के और सिर्फ कौन आएगा, एथिल एसीटेट। वाटर को यहाँ पे काउंट नहीं किया बिकॉज इस रिएक्शन में वाटर को अपने को एक्सेस यानी आधिक्य में लेना पड़ेगा और वह अभिकारक जिसको आप आधिक्य में लोगे, एक्सेस अमाउंट में लोगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। सो उसको अपन रेट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू यानी अणुकता का मान तो होता है 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि का मान कितना होगा, ओनली 1। गॉट इट ना। अच्छा, एक और एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अपने पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। वन मोर एग्जांपल सुक्रोज वाला। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11 प्लस H2O। सेम जैसे यहाँ पे आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, ऐसे इस वाली केमिकल रिएक्शन में सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन किसकी प्रेजेंस में, वही एसिडिक मीडियम। यहाँ अपन एक एंजाइम भी काम में ले सकते हैं जिसका नाम है इनवर्टेज एंजाइम। ओके, तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में बेटा अपने को मिलेगा एक तो ग्लूकोज और साथ में क्या फॉर्म होगा, फ्रक्टोज। सेम कॉन्सेप्ट इस वाली केमिकल रिएक्शन में भी आप देख रहे हो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज सॉरी एक सुक्रोज और एक वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, तो अणुकता का मान तो कितना होगा बेटा 2। लेकिन वाटर जो यहाँ पे लिया हुआ है ना, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसको अगेन वही एक्सेस अमाउंट में आधिक्य में लिया जाता है, इसलिए जल की सांद्रता नियत यानी कांस्टेंट रहेगी। और इस वाली केमिकल रिएक्शन के लिए भी जब आप रेट इक्वेशन बनाओगे तो R इक्वल्स टू के कांस्टेंट और यहाँ सिर्फ कौन मिलेगा, C12H22O11 और पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मिला बताओ, 1। ठीक है ना बेटा। तो सिंपल सा पॉइंट था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अणुकता का मान 2 और अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्युलरिटी इज 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल है अपने पास, एक एसिडिक मीडियम में एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस और दूसरा एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम में सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस। करेक्ट।
फिर बढ़ते हैं अपन टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो टेम्परेचर पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अप करने पर डाउन करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था अपने पास आर्हेनियस, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो किसमें रिलेशन बताएगी आपको, रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया का वेग नियतांक जो है के। इसके अलावा आर्हेनियस फैक्टर जिसको अपन लिखेंगे ए, तो k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, यानी अभिक्रिया के वेग नियतांक, सक्रियण ऊर्जा और टेम्परेचर में जो संबंध होता है उसको एक इक्वेशन द्वारा, एक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह समीकरण आर्हेनियस द्वारा दी गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। करेक्ट ना। ये जो साइड में लिखा है एक्चुअली वो ई की पावर पे लिखा हुआ, आप समझ गए होंगे। k इक्वल्स टू ए है आर्हेनियस फैक्टर, k तो हो गया रेट कांस्टेंट, ये एक्सपोनेंशियल पावर चर घातांकीय गुणांक, और अब इसकी पावर पे लिखा हुआ है ई ए अपॉन आर टी। तो ये है अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण। छोटा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि राइट द आर्हेनियस इक्वेशन, तब हमें ये लिखना बेटा, और उनमें सब नोटेशन याद रखना कौन क्या था। जैसे k है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, a है आर्हेनियस फैक्टर, e एक्सपोनेंशियल पावर, ई ए सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, और r गैस कांस्टेंट, t है अपने पास टेम्परेचर। देन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये थ्योरी कहते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभिकारक अणु जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, जब टकराएंगे तो उनकी एनर्जी में वृद्धि होगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और वो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे, इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ये वाली एग्जांपल की बात करें अपन, तो इसमें हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं बताओ, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, तो H2 ये पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, फर्स्ट अभिकारक अणु। सेकंड अपने पास लिखा आयोडीन, तो ये रहा आयोडीन। अब क्या होगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे ना बेटा, तो जो ओल्डर बॉन्ड्स हैं अभिकारक अणुओं में, जो पुराने बंध हैं वो तो टूटेंगे। जैसे ये जो H और H के बीच ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा, आयोडीन और आयोडीन के बीच में भी जो ओल्डर बॉन्ड है वो टूटेगा, और इधर इस H और इस I के बीच में यहाँ पे क्या होगा बताओ, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस प्रकार से देखो, ये तो थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में ओल्डर बॉन्ड, पुराने बंध, और ये जो है ना वो क्या फॉर्म हो जाएंगे, नए बॉन्ड। तो ये जो बीच में एक स्टेट बनी, इसी का नाम है अपने पास इंटरमीडिएट, और इसी को बोलेंगे अपन ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है तो ये अनस्टेबल होता है, इसलिए तुरंत क्या होगा बताओ, क्विकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये बॉन्ड तो आपको पता रिमूव हो जाएंगे, और नए बॉन्ड जो बने हैं HI और इधर भी HI, तो ये न्यू बॉन्ड्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में। तो सिंपल सी एक थ्योरी थी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसका मीनिंग था किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अभिकारक अणु जो होते हैं, वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में ओल्डर बॉन्ड यानी पुराने बंध वियोजित होते हैं, मतलब टूटते हैं, और उन अभिकारक अणुओं के मध्य न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तब बीच में एक स्टेट ऐसी बनती है जिसमें पुराने और नए दोनों बॉन्ड को शो किया जाता है, उस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था। बाद में पुराने बॉन्ड जो होंगे वो तो डिसअपीयर हो जाएंगे, और न्यू बॉन्ड के कारण हमें क्या मिल जाएगा, एक नया प्रोडक्ट। ये सेम वापस वो का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ये आयोडीन है, इनके बीच में आपस में कॉलिजन यानी टक्कर होगी, और टक्कर के कारण इनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एक हाईएस्ट स्टेज पे जब ये पहुंच जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट, है ना, संक्रमण अवस्था। अच्छा, एक नया वर्ड और दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट में अपन इसको EA से लिखते हैं। ये क्या होता है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना बेटा, अभिकारक अणु जो होते हैं, उनको जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है,
जिसके कारण वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। उस मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी का नाम ही क्या अपने पास, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में वापस देखेंगे। अभी इस वाली स्लाइड में अपन ये समझ रहे हैं कि जो अभिकारक अणु हैं जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, दीज आर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इनके बीच में आपस में जब टक्कर होगी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हमने पिछले स्लाइड में देखा था। यहाँ पे एच ये जो ओल्डर बॉन्ड है और ये जो यहाँ पे नए वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि इसकी एनर्जी क्या होगी बताओ, मैक्सिमम। किसी स्पीसीज या मॉलिक्यूल में अगर एनर्जी की वैल्यू क्या है बताओ, बढ़ रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना वो तुरंत प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका रिएक्शन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देन एक्टिवेशन एनर्जी जो अभी पढ़ा था हमने, आरएनएस इक्वेशन में देखा था आपने, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्स चलती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब अभिकारक अणुओं को जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है जिसके कारण वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, दैट इज कॉल्ड सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको अपन E का मान वैल्यू पॉजिटिव इसलिए बोले क्योंकि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दी जा रही, एब्जॉर्ब करेंगे अभिकारक अणु इस ऊर्जा को, इसलिए इसका साइन हमेशा प्लस में रखा जाता है। और जो आरएनएस इक्वेशन था उसमें सेम फॉर्मूला K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर ये एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपस में ज्यादा टकरा पाएंगे वो, और इसलिए वहां पे सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जैसे अपने पास फ्रैक्शन मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी, ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी अभिक्रिया के अंदर, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर टकराने के कारण उनका एक ऐसा फ्रैक्शन, उनका एक ऐसा अंश जो उत्पाद में बदल सकता, उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ जाएगी। भाई जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम था तो कुछ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो पा रहे थे प्रोडक्ट में, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अपन तो अभिकारक अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच टक्कर बढ़ेगी। टक्कर बढ़ने से उनका एक मेजर पार्ट, अधिकांश भाग अभिकारकों का किसमें चेंज होने की कोशिश करेगा, उत्पाद में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ये सेम वापस वही देखो, इस वाले ग्राफ में ये एक टेम्परेचर T है अपने पास, और जो लोअर नीचे वाला जो ग्राफ है वो है T+10, यानी हमने यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया। ये ग्राफ हमें ये बताना चाहता है कि जब आप टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का, अभिक्रिया मिश्रण का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग कितना हो जाएगा, 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना बढ़ जाता। उसका रीजन ये है बेटा कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो अभिकारकों का जो आप देख रहे हो ये छायांकित भाग, शैडो वाला जो पार्ट है, पहले से इतना सा ये पार्ट जो था ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, वही किसमें चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन जब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये देखो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, वो भी किसमें चेंज होने लग जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो वही वाली बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिकारक अणु जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो वो पहले की तुलना में और ज्यादा उनका फ्रैक्शन और ज्यादा उनका पार्ट अभिकारक अणुओं का किसमें बदलने लग जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो आपको जब पूछे तो आप याद रखना, जब अभिक्रिया मिश्रण का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, डबल से ट्रिपल, 2 से 3 गुना तक अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है अपने पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, रेट कांस्टेंट का। ये जो यहाँ लिखा है ना बेटा वो है रेट कांस्टेंट, और अपॉन में भी कौन है बताओ, रेट कांस्टेंट। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर ये मान लो T टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है तो ऊपर वाला जो रेट कांस्टेंट होगा वो +10 डिग्री सेल्सियस, यानी हम यूं कहें कि 2
वेग नियतांकों का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, उस रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना। ये देखो, ये है के टी, मतलब टी टेम्परेचर पर रेड कांस्टेंट। ऊपर क्या लिखा, के टी प्लस 10, इसका मतलब वो भी रेड कांस्टेंट है, लेकिन वो कहां पर है, जब टेम्परेचर इसकी तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जस्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बनता है कि ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट को परिभाषित करूं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह दो भिन्न वेग नियतांकों का अनुपात होता है जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। आरएनएस इक्वेशन ये जो हमने पढ़ी थी, K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें जो ई की पावर पे लिखा वो कौन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा। अब दोनों साइड अगर अपन नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी, एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, और एल एन ए का मीनिंग था आरएनएस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें अगर हम ग्राफ बनाएं तो कौन सा वाला ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसको भेज रहे हैं अपन वाई एक्सिस पे, और पता है एक्स एक्सिस पे किसको ले रहे हैं अपन, 1/t। ये देखो एक्चुअल इक्वेशन जो है ना, इसको मैं वापस अगर लिखूं तो ये है एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर, और 1/t मैंने थोड़ा अलग से लिखा, प्लस यहाँ पे ये कौन है, एल एन ए नेचुरल लॉग, और ए आपको ग्राफ बनाना है एल एन के और 1/t के बीच में। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी y, ये हमने इसको y एक्सिस पे लिख दिया है, तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये जो c है वो हो जाएगा इंटरसेप्ट, अंतःखंड, और x कौन बताओ, यहाँ पे x एक्सिस पे लिया हमने 1/t, और ये हो जाएगा स्लोप जो कौन है बताओ, m की वैल्यू यानी माइनस ई ए अपॉन आर, ये इस ग्राफ का बन जाएगा स्लोप। तो आरएनएस इक्वेशन पे दो कंडीशन पूछी जा सकती हैं, एक इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ ये निरूपण, वो हमने ऐसा बनाया जिसमें y एक्सिस पे लिया आपने एल एन के, x एक्सिस पे लिया आपने 1/t, और इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ अपने पास एक फॉर्मेट बन रहा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ बनता है, जो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा लेकिन थोड़ा ऊपर से, और ऐसे इसको बनाना, और स्लोप कौन होगा, जो m की वैल्यू होगी। तो यहाँ m की वैल्यू कौन है बताओ, माइनस ई ए अपॉन आर, ये इस ग्राफ का हो जाएगा स्लोप। देन आरएनएस इक्वेशन अगेन एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, एल एन ए, ये वही वाला ग्राफ फिर से अपने पास देखो, एल एन के 1/t, इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड जो ये है, यानी अगर हम वापस को बड़े फॉर्मेट में लिखें तो ये है y एक्सिस पे इक्वल्स टू माइनस एम एक्स और प्लस c। तो यहाँ पे है ना बेटा 1/t, इसको आपने x एक्स पे लिखा है ये, और एल एन ए जो है इस ग्राफ का क्या बन जाएगा, स्लोप। इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा से उल्टा चलता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वहां पे अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, और अगर सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। अगेन आरएनएस इक्वेशन, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग को हटा करके बेस 10 वाला लॉग लिख दिया। देखो एल एन आपको पता है, अगर हम एल एन को रिमूव करेंगे तो बन जाएगा लॉग बेस 10 2.303। ये वाली वैल्यू आपको इस जगह रखनी है। नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग को अगर हम रिप्लेस करते हैं, हटा देते हैं, तो आपके पास एक नया इक्वेशन बनेगा। ये लॉग बेस 10 k2/k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 और अपॉन में t1 इंटू t2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता है
इसमें आपको जो टेम्परेचर गिवन होगा उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। E एक्टिवेशन एनर्जी है और ये R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा अभिक्रिया वेग पर? कैटलिस्ट कौन होते हैं? वे सब्सटेंस जो स्वयं अपरिवर्तित रह के अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक ऐसा क्या काम करते हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है? तो उत्प्रेरक है ना बेटा, दो काम करते हैं। फर्स्ट, कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट्स, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया में अगर अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो उत्प्रेरक जैसे इस वाली केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हो, ये पोटेशियम क्लोरेट, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो उत्प्रेरक रूप में काम में आ रहा है यहाँ पे, और ये बन रहे हैं अपने पास प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इस कैटलिस्ट को यहाँ पे काम में नहीं लेते तो हो सकता है इस रिएक्शन को पूर्ण होने में अधिक समय लगे। लेकिन जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो ये उत्प्रेरक, ये कैटलिस्ट इस अभिकारक अणु की एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा। और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शीघ्रता से हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कैटलिस्ट जो होता है एक तो क्या काम कर रहा था, अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, और सेकंड जो है कैटलिस्ट उस अभिकारक अणु को एक नया पथ, एक न्यू पाथ प्रोवाइड करेगा लो एनर्जी वाला, यानी उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं को एक कम ऊर्जा वाला नया पथ प्रदान करता है, शॉर्ट एनर्जी वाला, जिसके कारण जो अभिकारक होंगे वो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं क्या रहेंगे? अपरिवर्तित। नॉर्मली जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, ऐसे। तो इसमें अपने को नॉर्मली कौन सा वाला टाइप लेके चलना? पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं बताओ? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तो फर्स्ट रीजन था कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और दूसरा जो है वो उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक छोटा पाथ, शॉर्ट एनर्जी का मतलब लघु पथ, अल्प ऊर्जा का नया पथ प्रदान करते हैं, जिसके कारण अभिकारक उत्पाद में शीघ्रता से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इस ग्राफ से समझते हैं अपन, इस वाले ग्राफ में ये है अपने पास रिएक्टेंट, और ये जो एनर्जी है बाहर से जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपन, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ये इनके पास जो पहले से थी काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण वो आपस में टकरा रहे थे, और टोटल एनर्जी यहां से लेकर यहां तक उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। तो जो पहला वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, वो आप देख रहे हो इतना लंबा पथ इसको मिला रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, जब उत्प्रेरक नहीं मिलाया था तब हमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी एज एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन जब कैटलिस्ट ऐड किया हमने तो ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अब कम हो गई ना, सिर्फ इतनी सी एनर्जी चाहिए, और उस रिएक्टेंट को एक नया पथ भी मिल गया। ये डॉटेड वाला जो पाथ दिख रहा है आपको, वो उस वाले पाथ की तुलना में क्या हो गया है? शॉर्ट, कम ऊर्जा का एक नया पथ मिल गया है। इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्विकली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर। कोलिजन थ्योरी, जो इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है अपने पास, टक्कर सिद्धांत, ये क्या कहता है? ये थ्योरी जो है ना, वो ये कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्टेंट से अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कन्वर्जन कैसे होता है? तो टक्कर सिद्धांत जो मैक्स ट्राउड्स और विलियम लेविस, ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्स ट्राउड्स और विलियम लेविस, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था।
और ये थ्योरी किस पर बेस्ड है बताओ? केटीजी। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट्स हैं, जो अभिकारक है, उनके मध्य आपस में क्या होगी बताओ? टक्कर, कॉलिजन्स होंगी। उस टक्कर के कारण वो अभिकारक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। लेकिन क्या सारी टक्करें उत्पाद में बदलेगी? नहीं। अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली केवल वे टक्करें जो उत्पाद में कन्वर्ट हो सकती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स, मतलब प्रभावी टक्कर, है ना। कोई भी अभिक्रिया उसमें जो अभिकारक अणु हैं उनके बीच में होने वाली ऐसी टक्करें जिसके कारण उत्पाद का निर्माण हो सकता है, उन्हीं को हम बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन्स यानी प्रभावी टक्कर। एक और भी डेफिनेशन इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति। वो क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया मिश्रण होता है उसके प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को बोलते हैं अपन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी यानी टक्कर आवृत्ति। कॉलिजन थ्योरी को इन्होंने वापस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जैसे ये एक कंपाउंड है अपने पास, है ना, ब्रोमो मैथेन, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इनके बीच में आपस में क्या होगा बताओ? कॉलिजन्स। ये दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इनके आपस में कॉलिजन होने से दो वर्ड लिखे मिलेंगे, देखो, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर। इसका मीनिंग है कि अभिकारक अणुओं के मध्य जो भिड़ंत हो रही है, जो टक्कर हो रही है, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर टक्कर सही ढंग से नहीं होती, सही अभिविन्यास में नहीं होगी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, भले आपस में टकराओ, राइट ना। लेकिन अगर अभिकारक अणुओं के मध्य करेक्ट या प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो ही वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा बताओ? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे दोबारा से यहाँ पे लिखा, रिएक्टेंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको। इफेक्टिव कॉलिजन्स की बात मैंने आपको बताई थी अभी। इफेक्टिव कॉलिजन्स का मतलब होता है अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली केवल वे टक्करें जो उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, बस उन्हीं को हम बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन्स। नॉन इफेक्टिव का मतलब या इनइफेक्टिव का मतलब क्या होगा? ऐसी कॉलिजन्स जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे थे वैसे वैसे आप देख रहे हो, सेम सेम आ गया। ये अभिकारक अणु A2, ये अभिकारक अणु B2, इनके मध्य एक ऐसा कॉलिजन हुआ जिसको अपन नाम दे रहे इनइफेक्टिव कॉलिजन्स। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे नया कोई प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन जब इफेक्टिव कॉलिजन की बात करेंगे तो ये हेड टू हेड आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, इस कारण यहाँ आपको क्या मिलेगा बताओ? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिला। तो इफेक्टिव कॉलिजन होना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जरूरी है। अगर इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कॉलिजन थ्योरी में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ये जो P है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और ZAB का मीनिंग मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो था e⁻⁻ नॉर्मली इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। P को यहाँ पे लिखा है हमने हिस्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर के रूप में। तो ये अपना चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। अगले लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर से वापस कंटिन्यू करेंगे। गुड लक।